ओके बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे, जब हम लोग की इक्वेशंस दो या दो से ज्यादा बन जाती है, जैसे 3 इक्वेशंस हो गई, 4 इक्वेशंस हो गई, तो इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? क्योंकि अब हम लोग के पास कई सारी नंबर ऑफ इक्वेशंस कई सारे क्वेश्चंस में क्रिएट हो जाएंगी, और कभी कभी उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कभी उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो हम लोग उनको सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे समझ नहीं पाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इसलिए बच्चों यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर जो समझना चाह रहे हैं वो बहुत बेसिक सी बात है। जैसे बच्चों आपके पास इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बच्चों आपको दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर हम इन दो इक्वेशंस को 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम इन दो इक्वेशंस को अपने 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें, तो हम ये जानते हैं कि हमें पढ़ाया गया है कि अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, लाइक दैट। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि ये लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपके पास ये कंडीशन बन जाए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर बच्चों आपके पास ये कंडीशन बन जाए, तो ऐसे केसेस में अगर आप ध्यान दें तो ये दो लाइंस का स्लोप सेम हो जाएगा, और लाइंस का अगर स्लोप सेम होता है तो लाइंस पैरेलल होती है, यानी ये पैरेलल लाइंस का केस हो जाएगा। और पैरेलल लाइंस कभी आपस में टच या कट या इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, तो इस केस को हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं, यानी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। उसको हम लोग और भी क्या कहते हैं? और सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। और आप ये भी कह सकते हैं कि लाइंस क्या हो सकती हैं? बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम दो इक्वेशंस को देख के ही समझ जाएंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन देंगी या इनकंसिस्टेंट है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है। और सॉल्यूशन बच्चों किसी भी तरह का हो, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉल्यूशंस भी दो तरह के होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन तो एक यूनिक होगा, जो आपको नजर आ रहा होगा, वो दोनों ही लाइंस पे लाई करेगा। लेकिन कभी कभी एक केस बन जाता है जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब लाइन एक आपके पास लेट से गिवन है, और उस लाइन में 2 का मल्टीप्लाई करके आपके पास एक दूसरी लाइन लिख दी गई, तो दोनों लाइन सेम होंगी, और सेम लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, और लाइंस इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से मिलकर के बनी होती है। तो और जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी इनफाइनाइटली मेनी बन जाएंगे। तो ये बच्चों आपको बात समझ में आना चाहिए। यानी बच्चों एक तीसरा केस भी एग्जिस्ट करता है, और ये सब बच्चों क्लास 10th में ही होता है। तो ये आप क्लास 10th का ही देख रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास 10th। तो ये बच्चों फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, और ये थर्ड केस हो गया। अभी हम लोग बच्चों मेन तो स्टार्ट ही नहीं किया। अब बच्चों हम लोग अगर ध्यान से देखें कि एक केस और भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर बच्चों ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या हम लोग ऐसे पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं,
system of equation is consistent with infinitely many solutions. तो बच्चों ऐसा होता क्यों है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लाइंस है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दी जाती है. देखिए ये पहली लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर कर रही है ओवरलैप. तो बच्चों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है. इसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं, यानी कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट्स सेम हो. तो कोइंसिडेंट लाइंस भी कह सकते हैं, उनको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाकई में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि लाइन पे कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो दोनों पे कॉमन हो जाते हैं. अब बच्चों आपको यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे दो वर्ड बड़े ही कॉमन है. एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट और एक वर्ड होता है इनकंसिस्टेंट. तो जो बच्चों इनकंसिस्टेंट होता है उसका मतलब सिर्फ नो सॉल्यूशन होता है, लेकिन कंसिस्टेंट का मतलब दो चीजें होती है. कंसिस्टेंट का मतलब उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, जैसा कि आपने थर्ड केस देखा, और कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है. तो आप अपना जो फर्स्ट केस है उसको और एलैबोरेट कर लीजिए, उसमें और बातें लिख लीजिए कि आपका जो फर्स्ट केस है उसको आप लिख सकते हैं कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हैं कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन. तो ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि चाहे सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी हो, चाहे सॉल्यूशन यूनिक हो, यानी एक अकेला लौता हो, इन दोनों केसेस को हम लोग कंसिस्टेंट के नाम से जानते हैं. लेकिन नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट हम उसको कह सकते हैं. तो बच्चों आपको ये बातें क्लियर हो चुकी हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है. ये पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, तभी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. अब बच्चों अगर हम उसको किसी दूसरी स्टाइल में पढ़ाएं तो वो जिस स्टाइल में पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं क्रैमर्स रूल. अब आप बच्चों क्रैमर्स रूल समझिएगा, क्रैमर्स रूल ने किस स्टाइल में इसको बताया है, ताकि ये दो इक्वेशंस के लिए क्या, आप तीन इक्वेशंस के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले अब आप हेडिंग डालिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय टू मेथड्स. लिखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस can be solved by two methods. तो बच्चों वो दोनों मेथड कौन से हैं? उसमें पहला मेथड देखो क्या लिखा है, उसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड. क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट मेथड. तो डिटरमिनेंट मेथड को ही हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स, CRAMERS, क्रैमर्स रूल. और दूसरा बच्चों एक और मेथड भी होता है जिसको हम लोग यूज कम करते हैं, लेकिन वो पढ़ना तो पड़ता ही है, उसका नाम होता है मैट्रिक्स मेथड. तो बच्चों इन दो मेथड्स को यूज करके हम दो से ज्यादा इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं और एक झटके में. तो इसका नाम होता है गॉस जॉर्डन मेथड. इस मेथड का नाम एक और भी होता है, इसको हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं. ये गॉस वही है जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, गॉस जॉर्डन मेथड. तो बच्चों आपके पास ये दो मेथड है, इनका आप यूज करेंगे. सबसे पहले हम लोग इसको समझना चालू करते हैं कि इसको क्या करना होता है. जैसे बच्चों यहाँ पर अगर आप क्रैमर्स रूल यूज करते हैं तो क्रैमर्स रूल कहता है कि पहले इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख लो. दिस इज a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. अगर आप क्रैमर्स रूल यूज करना चाहते हैं तो क्रैमर्स ने बताया है कि पहले इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख लो, और इस फॉर्म में लिखने के बाद आप अपने एक जनरल सोच अप्लाई करो. जनरल सोच अप्लाई कैसे करो? इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और x और y निकालो. तो बच्चों आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए और x और y निकालिए. कैसे निकालेंगे? पहली वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं, तो उसमें a2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन में a1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं.
दोनों को माइनस कर देते हैं। जब हम बच्चों ऐसा करते हैं तो हमारे पास यहाँ से x और y की वैल्यू निकल आती है। तो बच्चों जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो देखिए क्या निकल के आती है, वो आती है b2c1 माइनस b1c2 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ये x की वैल्यू है। और बच्चों जब आपको y की वैल्यू आती है सॉल्व करने पे तो आती है a1c2 माइनस c1a2 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो बच्चों ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि दो इक्वेशंस को अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सॉल्व किया है और आपकी x और y की वैल्यूज निकाली। अब बच्चों आप ये बात बताओ, क्या आप इसकी वैल्यू जानते हो लिखना? जैसे अगर हम आपके सामने एक डिटरमिनेंट बना दें और डिटरमिनेंट में हम इस तरह से लिख दें a1 a2 b1 b2, तो इसका क्या मतलब होता है? तुम कहोगे सर इसका मतलब होता है कि a1 मल्टीप्लाई होगा b2 से माइनस a2 मल्टीप्लाई होगा b1 से। यही तो मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया और उस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट लेते तो यही तो आएगा, मतलब a1 b2 माइनस a2 b1। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और यदि आपके पास मान लीजिए मैंने इन x और y की वैल्यूज को अगर मैं किसी दूसरी स्टाइल में लिखता हूं तो वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों x और y की वैल्यू मैं दूसरी स्टाइल में लिखता हूं तो ये x हो गया, पहले मैं x को लिखता हूं, डिटरमिनेंट बना लेता हूं, नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसको भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। उस तरीके से जो y वाली क्वांटिटी है उसको भी मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला हूं। तो बच्चों x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, क्या आपको x की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी in terms of determinant, this is c1 c2 b1 b2 whole divided by a1 a2 b1 b2। तो बच्चों अगर आप चेक करें तो आपको समझ में आ गया क्लियर कट कि ये डिटर्मिनेंट x जो है ये ऊपर वाले ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो आएगा c1 b2 माइनस b1 c2, ये ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये निकल करके आ जाए। अब बच्चों अगर आप y की वैल्यू लिखना चाहो तो y की वैल्यू भी इसी तरीके से लिख सकते हो। तो बच्चों आप y की वैल्यू कैसे लिखोगे उसको भी लिख लो। डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो a1 a2 b1 b2। अब आपको बच्चों y देखो उसके न्यूमरेटर में है a1 c2, तो a1 c2 कैसे आएगा? जब यहाँ a1 हो यहाँ c2 हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद c1 a2 आपको चाहिए, तो c1 a2 कैसे आएगा? यहाँ a2 हो और यहाँ c1 हो। इस तरह से आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। तो आई थिंक यहाँ तक का पार्ट सभी को क्लियर हो गया होगा कि x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट आप किस तरह से लिख रहे हो। अब बच्चों ये जो क्वांटिटी है ना, ऊपर वाली क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं d1 और नीचे वाली क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं d। यानी ये बच्चों जो होता है इसको तो हम लोग d कहते हैं, लेकिन जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उसको हम लोग d1 कहते हैं और नीचे वाली क्वांटिटी को d कहते हैं। उसी तरीके से y में ऊपर वाली क्वांटिटी को हम लोग d2 कहेंगे, नीचे वाली क्वांटिटी को हम लोग d मानेंगे। ये ऐसे सिंबल्स बनाए जाते हैं। यानी ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम इस बात को दोबारा आपको समझाएं, अगर मैं आपको इस बात को दोबारा एलैबोरेट कर दूं तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो इक्वेशंस है, वो है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और यदि आप यहाँ से x की वैल्यू लिखोगे तो वो d1 अपॉन डी है, और y की वैल्यू लिखोगे तो वो d2 अपॉन डी है। इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। जहां पर बच्चों d, d1 और d2 ये क्या है ये मैं आपको अलग से फिर से लिख देता हूं ताकि आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये d1 और ये d2, तो इस तरह से आप यहां पर फिर से वैल्यूज लिख सकते हैं। d का मतलब होता है a1 a2 b1 b2, और d1 का मतलब है c1 c2 b1 b2, और d का मतलब है a1 a2 c1 c2। तो बच्चों ये देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पर d d1 d2 इनको मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया है।
तो पहले आपको इतना समझ में आए। तो बच्चों मैं आप क्या करता हूं, आपको दो इक्वेशंस देता हूं, उन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करके बताएंगे मेरे को, लेकिन सॉल्व करने का जो नजरिया होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा जैसे मैंने आपको सिखाया। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स से हम लोग के पास दो इक्वेशंस गिवन है, एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो बच्चों ये दो इक्वेशंस दिए, इन दो इक्वेशंस को यूजिंग क्रैमर्स रूल अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको कई सारी चीजें यहां पर समझ में आएंगी। सबसे पहले क्या करिएगा, आप क्रैमर्स के अकॉर्डिंग इन इक्वेशंस को लिख लीजिए। तो मैंने इन इक्वेशंस को अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स लिख दिया। उसके बाद बच्चों आप एक d1 d d2 ये कैलकुलेट करिए, और आपको यहां पर बहुत एक कॉमन ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा जो आपने जस्ट अभी पीछे देखा है। आपको ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई दिया, आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया इसमें कि अगर हमें d1 निकालना होता है तो कुछ नहीं करना होता, डी वाली ब्रांच में जो पहली कॉलम है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दीजिए। तो जब हम डी वाली ब्रांच में a1 a2 को रिप्लेस कर देंगे c1 c2 से, तो आपके पास d1 आ जाएगा। और यही काम आपको d2 के लिए करना है। तो d2 का मतलब ये होता है कि आप क्या करोगे कि जो सेकंड वाली कॉलम है डी की उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दोगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रखोगे। ये एक ऑब्जर्वेशन। और ऐसे ही काम आप d3 के लिए भी करते हैं कि उसमें जो थर्ड कॉलम होती उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन उसके लिए तीन इक्वेशंस होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि इस ऑब्जर्वेशन को क्रैमर्स कैसे रूल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करिए, यहां पर डी को लिखिए। तो डी क्या है बच्चों, डी तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हम डी को कैसे लिखें। तो व्हाट इज डी, डी किससे बनता है बच्चों, डिटर्मिनेंट से बनता है। कैसे बनता है, डिटर्मिनेंट से। अगर आपको डी लिखने नहीं आता तो आप डी का कॉमन ऑब्जर्वेशन देखिए, डी कैसे लिखा जाता है। जैसे a1 a2 b1 b2 मतलब x के कोफिशिएंट्स फिर y के कोफिशिएंट्स, या पहली इक्वेशंस के कोफिशिएंट फिर नीचे दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, लाइक दैट्स। तो डी लिखना काफी आसान सा काम होता है। दिस इज 3 माइनस 1 2 3, ये हो गया बच्चों आपका डी। और इसकी वैल्यू बच्चों अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये बच्चों आ गई वैल्यू 11। अब बच्चों अगर आपको d1 निकालना है तो अगर आप डी तो समझ ही गए होंगे कि इक्वेशंस को देख करके डी लिख लिया जाता है, ठीक है ना, a1 a2 b1 b2, काफी आसान होता है। अब बच्चों लेकिन बात आती है d1 की। तो मैंने क्या बताया था कि जो पहली कॉलम है 3 2 वाली उसको आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए 7 1। बस इतना सा आपको काम करना है और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 7 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 22, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अगर आपको d2 निकालना है तो ये भी काफी आसान सा काम है। आप क्या करेंगे, डी में सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से विच इज 7 एंड 1, और बाकी डी में जो भी लिखा है वो एज इट इज लिख देंगे। तो आपका ये वैल्यू बन जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 2। तो दिस इज 3 माइनस 40, दिस विल बिकम माइनस 11। तो बच्चों अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या होता है, d1 अपॉन डी, मतलब 22 बाई 11 दैट इज इक्वल टू 2। और y क्या होगा, वो होगा d2 अपॉन d, d इज 11 सो इट इज इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों यूजिंग क्रैमर्स स्टाइल आपने दो इक्वेशंस को कैसे यूज किया वो आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है आखिर, यहाँ पर क्या हो रहा है आखिर, ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी तीन इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा ये सारा डाटा। तब आपको ये बात समझ में आएगी कि तीन इक्वेशंस में किस तरह से कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों लेट से आपके पास दो इक्वेशंस दे दी गई, वो दो इक्वेशंस हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। हमने कहा यूजिंग क्रैमर्स रूल इनको सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि
आप चेक कर लेना कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। इसको बच्चों हम लोग और कैसे लिख सकते हैं कि a1 b2 का प्रोडक्ट इक्वल नहीं होना चाहिए a2 b1 के साथ, तभी आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो बच्चों आपका x था क्या? अगर आप x को ध्यान देखोगे, x आपका क्या था? x आपने ध्यान दिया था ना, उसके डिनोमिनेटर में क्या, x के डिनोमिनेटर में क्या होता है? x के डिनोमिनेटर में होता है d1 अपॉन d, और d की वैल्यू क्या होती है? d की वैल्यू क्या होती है? d की वैल्यू होती है a1 b2 माइनस a2 b1। और बच्चों अगर ये d जीरो हो गया, और ये जीरो कब हो सकता है? जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, यानी a1 b2 और a2 b1 अगर ये इक्वल हो जाए तो d जीरो हो जाएगा। और अगर d जीरो हो गया तो ऐसे केस में दो केसेस फिर जनरेट हो जाते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? d1 निकालना पड़ेगा, फिर d2 निकालना पड़ेगा। और अगर d1 और d2 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। और इस बात को अगर आप समझना चाहें तो आप उसको समझने के लिए अपने पुराने वाले यानी बचपन वाले कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था। और यदि डी भी जीरो आ रहा है, d1 भी जीरो आ रहा है, d2 भी जीरो आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो बचपन वाला स्टाइल है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है क्रैमर्स रूल। तो उसके लिए भी हम आपको एक टेबल बना के देंगे, उस टेबल से आपको याद आ जाए। लेकिन बच्चों आपको ये जो दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, इन दो इक्वेशंस को अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो यहां पर a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो 2/3 है, और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो भी 2/3 है, और c1 अपॉन c2 का जो रेशियो है वो 6/10, यानी कि 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यानी बच्चों ये कौन सा केस बन रहा है ओवरऑल? आप कहोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सर ये कौन सा है केस? नो सॉल्यूशन। ये कौन सा केस है? नो सॉल्यूशन वाला केस है। और नो सॉल्यूशन वाले केस को अगर हम क्रैमर्स वाली स्टाइल में लिखेंगे तो क्रैमर्स वाली स्टाइल क्या कहेगी कि उसका डी जीरो होना चाहिए। उसका डी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और डी देखो इस केस में क्या जीरो बन रहा है? क्यों जीरो बन जाएगा? क्योंकि a1 b2 का प्रोडक्ट a2 b1 के प्रोडक्ट के बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? डी जीरो हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये वैल्यू जो है ये है b1 c2 नॉट इक्वल टू c1 b2। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि कोई भी एक नॉन जीरो क्रिएट हो सकता है, लेकिन कैसे क्रिएट होगा? क्योंकि इस वाले केस से तो क्रिएट हो नहीं रहा है, क्योंकि इस वाले केस में तो डी जीरो ही है। लेकिन इस वाले केस से क्रिएट हो जाएगा जब ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी के नॉट इक्वल होगी। तो कहने का मतलब, अब आप इसको टेबल के टर्म्स में समझिए तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, जो बचपन की सारी बातें आपने सीखी हैं उसको क्रैमर्स स्टाइल में लिख देता हूं। तो क्रैमर्स स्टाइल में कैसे लिखता हूं वो आपको समझना पड़ेगा, और वही फाइनल टेबल आपको याद रखनी है। सभी बच्चे याद रखेंगे जो मैं अब करने जा रहा हूं, वही फाइनल टेबल आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। वही फाइनल टेबल आपको काम आने वाली है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब आप क्या करिए, एक टेबल बनाइए सबसे पहले। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, फिर इसके बाद एक और टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद एक और टेबल बनाएंगे। तो ऐसे करके 3 टेबल्स जो बनेंगी उससे आपको हमेशा याद रहेगा, और उसी से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों ये आपका पहला केस हो गया जिसमें हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस को दिखाऊंगा। ये दूसरा केस हो जाएगा जिसमें मैं पैरेलल लाइंस को दिखाऊंगा। ये तीसरा केस हो जाएगा जिसमें मैं कोइंसिडेंट लाइंस को दिखाऊंगा। पहले बचपन की तरह, फिर क्रैमर्स स्टाइल की तरह। चलिए, ये बच्चों आपकी 2 लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग, फिर पैरेलल, और फिर कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस के ऊपर भी एक मैं लाइन डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये कोइंसिडेंट लाइंस का केस। चलिए बच्चों अब यहां पर देखिए, इसमें क्या होता था? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 लिखते थे आप। तो उसका मतलब क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखते थे आप? यूनिक सॉल्यूशन, या आप उसको लिखते थे कंसिस्टेंट।
क्या लिखते थे, कंसिस्टेंट भी लिख सकते थे, ठीक है। और इस केस में क्या होता है बच्चों, जो आपका डी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि डी जीरो आएगा ही नहीं। डी तो जीरो तब आ सकता है जब a1 b2 बराबर हो जाए b1 a2, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, अगर कोई लिख देता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और इसमें बच्चों डी तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि a1 a2 b1 b2 वाला तो इक्वल है। और d1 एंड d2 वो आपके नॉन जीरो आ रहे हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। d1 और d2 वो आपके नॉन जीरो आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप d1 या d2 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो भी नो सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगर आप a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसका मतलब होगा कि इसमें सारी चीजें इक्वल है, तो a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, ये भी जीरो। b1 c2 इज इक्वल टू b2 c1, ये भी जीरो। a1 c2 इज इक्वल टू a2 c1, ये भी जीरो। यानी कि d भी जीरो है, d1 भी जीरो है, d2 भी जीरो है। तो ऐसे केस में कैसा होगा, ये क्रैमर्स स्टाइल बनके तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्रैमर्स स्टाइल में किस तरह से लिखा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्रैमर्स स्टाइल पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रैमर्स स्टाइल अब आपको आगे यूज करनी है। चलिए, तो आपने ये लिख लिया होगा अभी तक। चलिए बच्चों हम लोग आगे लिखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं जो यूज किए जाते हैं ज्यादातर, वो भी आपको समझने होंगे। सबसे पहला जो टर्म होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन उनको हम एक बार लिख लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बच्चों जो पहला है वो होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक और इनफाइनाइट। दूसरा टर्म क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट या नो सॉल्यूशन। तीसरा टर्म क्या होता है बच्चों, तीसरा टर्म भी लिख लीजिए, होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस कैसे आपको दिखाई देगी, जैसे आपके पास a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है। अगर आपने c1 को जीरो कर दिया, c2 को जीरो कर दिया, तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो बनेगी a1x प्लस b1y इक्वल टू जीरो, यानी उसमें कांस्टेंट टर्म जीरो। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कांस्टेंट टर्म्स क्या होंगे, जीरो होंगे। कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। फोर्थ फोर्थ होता है बच्चों, उसको भी लिख लीजिए, उसका मतलब होता है ट्रिवियल। क्या कहते हैं उसको, ट्रिवियल। ट्रिवियल, TRIVAL, इसको ध्यान से लिखिएगा, TRIVAL, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, when all variables are equal to zero, that means अगर आपके पास सॉल्यूशन आ जाए x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो बच्चों आपके पास कभी भी सॉल्यूशन 0,0 टाइप का आ जाए तो उन तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहते हैं।
तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। अब बच्चों अब हम लोग 3 इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ 3 इक्वेशंस। रेडी फॉर द 3 इक्वेशंस। द फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस। ठीक है, इससे आपको पता पड़ जाएगा कि क्रैमर्स रूल अब चालू हो गया है। दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन होती है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये बच्चों आपके पास 3 इक्वेशंस। इन 3 इक्वेशन से बच्चों क्या करो, सबसे पहले d निकालो, क्योंकि अब तो आपको पता पड़ गया कि d को लिखने का असलियत में क्या तरीका है। दिस इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो पहले बच्चों आप क्या कर रहे थे, पहले आप इतने वाले ही टर्म से काम चला रहे थे क्योंकि आपके पास 2 इक्वेशंस थे। लेकिन अब जैसे ही इक्वेशन आपके पास 3 हो गई है, ठीक, वेरिएबल भी आपके पास 3 हो गए, तो आपके पास ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट d1 लिखो, तो d1 आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए अब आपको सोचना थोड़ी नहीं है। क्या तरीका लगाएंगे कि पहली कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि d1 d2 d3 से, और बाकी सब d में अनचेंज रखेंगे, तो आपका d1 आ जाएगा। दिस इज d1। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए d2, आपसे पूछा जाए d3, तो इन सब की एल्गोरिथम तो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि ये सारी चीजें एक बार में लिखी जा सकती है। कैसे लिखेंगे बच्चों? कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। अगेन यहाँ पर d1 d2, ध्यान से देखिएगा, ये d2 है तो आप सेकेंड कॉलम में कांस्टेंट को पुट करेंगे d1 d2 d3, और d3 है तो थर्ड कॉलम में कांस्टेंट्स को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3। बाकी सारी वैल्यूज d की पुट कर देंगे a1 a2 a3 c1 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो बच्चों ये वाले टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, आप क्या लिख रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तो x की वैल्यू अब आप लिखिए। x की वैल्यू क्या है? d1 अपॉन डी। y की वैल्यू क्या है? d2 अपॉन डी। और z की वैल्यू क्या है? d3 अपॉन डी। दिस इज द वैल्यूज। तो बच्चों आपको समझ में आएगा कि क्रैमर्स रूल 2 इक्वेशंस के अलावा 3 इक्वेशंस में अब कैसे अचानक अप्लाई किया गया। अगर आपको 2 इक्वेशंस का समझ में आएगा तो आप थर्ड इक्वेशन का भी समझ गए होंगे। इसी को कहते हैं क्रैमर्स स्टाइल। अब बच्चों आपको क्या करना होगा, 2 इक्वेशंस था तो आपने देखा ही कि 2 इक्वेशंस में क्या होगा कि अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन, और यदि d इक्वल टू 0 है तो आपको d1 d2 निकालने पड़ेंगे। d भी 0 है, d1 d2 भी 0 है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और यदि d 0 है, d1 d2 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया, तो आप क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन, है ना। लेकिन आपके पास क्या हो गई, यहाँ पर 3 इक्वेशंस हो गई, और 3 इक्वेशंस में अब आप इस बात को कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी d 0 हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टेबल बना करके मैं आपको बता देता हूँ। वो टेबल आपने जिस तरह से 2 इक्वेशंस के लिए कर ली है, उसी तरीके से आप इसी टेबल को 3 इक्वेशंस के लिए भी करेंगे। तो पहले बच्चों आप 2 इक्वेशंस वाली टेबल देख लीजिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आप 3 इक्वेशंस वाली टेबल यानी क्रैमर्स रूल फॉर 3 इक्वेशंस, उसको अब आप देख लीजिए। कैसे देखेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। ओके बच्चों, सबसे पहले अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फिर से क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये मैंने एक एरो लिया, फिर एरो के 2 डिवीजन कर दिए, फिर यहाँ एक डिवीजन बनाया,
यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर यहाँ पे इस तरह से आप करते चले जाइए, फिर इसको भी ब्रेक कर दीजिए। तो ये पार्ट बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से किया जा रहा है। दिस इज ग्रामर्स रूल। तो जो आज के बाद अगर आपको 3 इक्वेशंस आती है तो 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको खूब ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप ग्रामर्स रूल की हेल्प से, चाहे वो 3 इक्वेशंस कहीं भी आपको मिल जाए, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि आपको पास नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 भी मिलती हैं, वहां पे आप कंफ्यूज होते हो और आपको एक्स वाई जेड निकलने में काफी ज्यादा समय भी लगता है और समझ भी नहीं पाते हो कि एक्स वाई जेड सही निकले भी हैं या बीच में अटक भी रहे हैं। तो उसके लिए आपको कंडीशन सब चेक करनी पड़ती है पहले ही। तो बच्चों अगर आपका डी नॉट इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे उसमें कोई झंझट नहीं है, वहां पे यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर बच्चों डी इक्वल टू 0 हो गया तो वहां पे फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि इफ D1 D2 D3 ये तीनों ही 0 आ रहे हैं तो आप लिखोगे क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्या लिखोगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। और यदि इफ एट लीस्ट, ध्यान से देखिएगा, एट लीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 नॉट इक्वल टू 0 तो इसको हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो बच्चों मैंने बताया था कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए या दोनों ही या तीनों ही, यहाँ पे तो 3 है तो तीनों ही नॉन जीरो भी आ जाए तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। तो D इक्वल टू 0 और D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर किस तरह से काम आपको करना होता है। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि व्हाट इज एप्लीकेशन इन 2 इक्वेशंस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन इन 3 इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके, तो बच्चों अब आपको हेडिंग डालनी है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, डालिए भाई। होमोजीनियस इक्वेशंस मैंने आपको कैसे दिखाया कि वो कैसे दिखाई देंगे। होमोजीनियस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो 0 हो जाए, यानी आपकी इक्वेशंस दिखाई देंगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, फिर है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास ये 3 इक्वेशंस क्लियर कट आपको नजर आ रही है। इसमें ध्यान से देखिए कांस्टेंट टर्म 0, कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर क्या है बच्चों, 0। और बच्चों यहाँ पर जब आप होमोजीनियस इक्वेशंस देखोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज देखने के लिए मिलेगी। जब आप करोगे, करना स्टार्ट करिए, सबसे पहले आप डी लिखिए। तो बच्चों डी क्या होगा, डी आपका होगा बच्चों a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आपका डी होगा। इसके अलावा बच्चों आप d1 भी लिख सकते हो, d2 भी लिख सकते हो और d3 भी लिख सकते हो। तो जरा लिखना स्टार्ट करो अपनी कॉपी में आप लोग, d1 d2 d3। तो बच्चों सबसे पहले d1 है, फिर d2 है और फिर d3। चलिए d1 में हम क्या करेंगे, जो पहली कॉलम है उनको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 0 है। सिमिलरली सेकेंड कॉलम और सिमिलरली आपकी थर्ड कॉलम।
और बाकी टर्म बच्चों सेम रहेंगे, यानी कि B1 C1, B2 C2, B3 C3। समझ में आ गया? A1 A2 A3, C1 C2 C3, ठीक है? A1 A2 A3, B1 B2 B3। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन के केस में D1 भी 0 आ रहा है, D2 भी 0 आ रहा है, और जो D3 है वो भी 0 आ रहा है, क्योंकि आपको ये रूल पता होता है कि डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरी 0 हो जाए तो उसका आंसर ही 0 होता है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी D1 अपॉन D, y की वैल्यू आएगी D2 अपॉन D, और z की वैल्यू आएगी D3 अपॉन D। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x भी 0 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, न्यूमरेटर 0 होता है तो वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो इसका मतलब आपके पास सारे वेरिएबल्स x y z 0 आ रहे हैं। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा हुआ? सॉल्यूशन इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस इक्वेशंस का, जो अभी आपने देखा। ठीक है, समझ में आया? अब बच्चों होमोजीनियस इक्वेशंस में क्रैमर्स रूल कैसे काम करेगा जब d नॉट इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, तो वो भी मैं आपको लिख करके बता देता हूं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए, अब बच्चों फिर से एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल में लिखिए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। लिखिए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको लिखना है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और उसमें दो केसेस आपको बनाने हैं, जैसे मैं आपको भी बना करके दे रहा हूं। देखिए बच्चों, अगर आपका d नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, अभी अगर आपका d नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे केसेस में जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी आपने देखा, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्योंकि वो किस तरह के आए थे? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, और ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे थे। लेकिन बच्चों अगर d 0 आ जाता है तो उस केस में क्या होता है? इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और उसको आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। हमारी बात समझिएगा, अगर d इक्वल टू 0 आ जाए इन केस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, तो यहां पे जो सॉल्यूशन निकल के आए वो होंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या आप उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देना होगा कि इस केस में जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। नॉन ट्रिवियल का मतलब आप उसको नॉन जीरो भी कह सकते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशंस, या आप उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। यही इसमें केस बनता है और कोई केस नहीं बनता। तो बच्चों यहां तक का कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैं इतनी देर से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसका आपको जवाब देना होगा। द क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास गिवन है x प्लस लैम्डा वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस गिवन है और आपके पास यहाँ पर कहा गया
हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और ये डी पार्ट। चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन बताना होगा। दिस इज एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड सेकेंड वन इज exactly three values of lambda and then infinitely many values of lambda। उसके बाद है exactly one value of lambda। तो बच्चों आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो बच्चों आपके सामने जो ये क्वेश्चन गिवन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको साफ सुथरा नजर आ रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट्स की वैल्यू 0 है और आपसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछे गए। और बच्चों जस्ट आपको अभी स्क्रीन पे बताया गया था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आप इसका डी 0 कर देंगे, यानी इन तीनों इक्वेशन से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू आपको 0 करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप 0 करेंगे तो वहां लैम्डा पे आपके पास रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी। तो जैसा आपने किया है तो वो इसी तरह से आपने किया होना चाहिए। तो बच्चों इसको आपको एक्सपेंड करना होगा, आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। जैसे बच्चों आप इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अबाउट, तो ये आएगा 1 टाइम्स दिस इज लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा पूरा टर्म ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो इसको आप मल्टीप्लाई मत करिएगा। यहां से आ रहा है बच्चों माइनस लैम्डा टाइम्स माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है 0 और लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो बच्चों 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा है, तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। तो आपको कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस इक्वेशंस में ये कंसेप्ट किस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को ये कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से किया जा रहा है। तो बच्चों अगर नहीं अगेन आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से रेडी हो जाइए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, उसको आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। The next question is set of all values of lambda for which the system of linear equations तो बच्चों लीनियर इक्वेशंस आपके पास गिवन है। द फर्स्ट वन इज 2x1 minus 2x2 plus x3 is equal to lambda x1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने दी है एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x1 minus 3x2 plus 2x2 plus 2x3 is equal to lambda x2। बच्चों सेकेंड इक्वेशन है 2x1 minus 3x2 plus 2x3 is equal to lambda x2 and third equation is minus x1 plus 2x2 is equal to lambda x3। अब आपसे पूछा जाता है कि हैज इस इन इक्वेशंस के हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, उन चारों ऑप्शंस का जवाब मैं दे देता हूं। ए बी सी डी। तो बच्चों चारों ऑप्शंस मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं।
contains two elements, contains two elements, contains more than two elements, is an empty set, मतलब लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, इज अ सिंगलटन, सिंगलटन सेट का मतलब ये होता है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू लैम्डा की निकल करके आए, अगर लैम्डा की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है तो उसको हम सिंगलटन भी कह सकते हैं। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है और आंसर बताना है। तो बच्चों आपने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही तरीके से किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से सारे स्टेप्स आपके सही होंगे तो ही आपका आंसर मैच कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास जो इक्वेशंस है ना उनको होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी x1 के टर्म्स पहले आपने कलेक्ट किए होंगे मेरे हिसाब से, तो आपकी इक्वेशंस बन गई होंगी 2 माइनस लैम्डा x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनी होगी 2x1 माइनस 3 प्लस लैम्डा x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन है माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से आप लोग की बच्चों इसी तरह से इक्वेशंस बनी होंगी। अब इसके बाद आपको छोटा सा काम करना था कि आप इससे बना हुआ एक डिटर्मिनेंट बना लेते और उसको एक्सपेंड करके 0 कर देंगे, आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपको यही पढ़ाया गया कि आपको करना क्या है। तो बच्चों अब आप उसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, जब ओपन करके एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज निकल के आएंगी। तो लैम्डा की दो वैल्यूज क्या निकल के आ रही है एक्सपेंड करने पर, तो बच्चों यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज निकल के आ रही है, लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है और लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसका मतलब बच्चों आंसर आपका सही हो गया, ए पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, अब उसको करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P and Q the system of equations has, पहला पार्ट यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट नो सॉल्यूशन, तीसरा पार्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें आपके पास तीन इक्वेशंस गिवन है, दिस इज 2x प्लस py प्लस 6z इज इक्वल टू 8, फिर गिवन है x प्लस 2y प्लस qz इज इक्वल टू 5, फिर इक्वेशन गिवन है x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। तो बच्चों ये तीन इक्वेशंस गिवन, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं फिर से लिख देता हूँ सही से। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस qz इज इक्वल टू 5। तो बच्चों ये तीन इक्वेशंस है, अब आपको बताना है इसमें p और q की क्या वैल्यूज होंगी ताकि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अब आप कहोगे सर इसमें तो सारी चीजें इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी, बिल्कुल यस, इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी पहले आपको, यानी डी आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, D1 D2। तो अगर आप इवैल्यूएट कर सकते हैं तो आप उसको करिए, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ। सबसे पहले बच्चों आप डी निकालेंगे, तो मैं डी लिख देता हूँ। तो ये हो गया बच्चों आपका डी 2p6, ठीक है, 1 2
Q 1 1 3। तो बच्चों ये आपका D आ गया। इसको अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो मैं एक बार रफ में कर लेता हूं यहाँ, तो फिर आप वैसे ही D1 भी लिखेंगे। तो बच्चों आराम से करिए, मैं अभी कर देता हूँ उसको सॉल्व। D1 का तरीका मैंने आपको बच्चों बता रखा है कि जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो पहली रो में आ जाए, ठीक है, पहली कॉलम में आ जाए। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है? 8 5 4, बाकी सब एज इट इज रहेगा। P21 6Q3, इससे आपका D1 आ, ठीक है। अब बच्चों आप D2 भी निकालो। कैसे निकालेंगे D2? उसको भी कोशिश करो निकालने की। तो जो सेकंड कॉलम है वो कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों अगर आप D3 निकालेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। D3 थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए कांस्टेंट से, थर्ड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब 8 5 4 यहां आ गया, बाकी सारे टर्म्स सेम रहेंगे। 2 1 1 P21। तो बच्चों अब तक आपने इसको इवेल्युएट किया होगा। तो ऊपर वाला जो D आ रहा है वो आएगा P-2 Q-3। आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। जो D1 आपका निकल आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है P-2 4Q-15, ठीक है। D2 आपका 0 आ रहा है, D2 आपका 0 आ रहा है, कैलकुलेट करके चेक कर लो। और जो आपका D3 आ रहा है वो आ रहा है P-2, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ। अब बच्चों एक बात बताओ कि यहाँ पर केस क्या गिवन है? केस गिवन है एक बार यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए बच्चों आप क्या करोगे? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन आप लिखोगे? कहोगे यार यूनिक सॉल्यूशन तो तभी हो सकता है जब D आपका नॉट इक्वल टू 0 हो, और D अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपका P नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो आपके सर फर्स्ट केस का आंसर तो निकल आया। तो फर्स्ट केस का आंसर हो गया P नॉट इज इक्वल टू 2, Q नॉट इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट केस का आंसर है। और यदि आपको सर नो सॉल्यूशन चाहिए तो नो सॉल्यूशन में D 0 होना चाहिए, नो सॉल्यूशन में D 0 होना चाहिए। अब D 0 कब हो सकता है? जब P-2 भी 0, Q-3 भी 0, यानी P और Q दोनों की वैल्यू 3 हो जाए। लेकिन अगर आप D को 0 कर दोगे तो D1 भी 0 हो जाएगा, D2 0 है ही, D2 0 है ही, और D3 भी 0 हो जाएगा। तो यानी नो सॉल्यूशन का जब आप केस देख रहे हैं तो उसको D को 0 करने के चक्कर में D1 भी 0 हो जा रहा है, D2 भी 0 हो जा रहा है, D3 भी 0 हो जा रहा है, जबकि हमने बताया था तीनों में से कोई एक नॉन 0 होना चाहिए। तो आप कहोगे सर D को 0 करने के लिए आप Q को 3 ले लीजिए, आप सर Q को 3 ले लीजिए। तो देखो बच्चों हमने Q को 3 ले लिया, लेकिन P को 2 ना लीजिए, क्योंकि P को अगर आप 2 नहीं लेंगे तो D3 आपका नॉन 0 आ जाएगा, और D3 आपका नॉन 0 हो गया तो आपकी कंडीशन बन गई कि तीनों में से कोई एक एटलीस्ट नॉन 0, वो बन गया केस। यानी आपका नो सॉल्यूशन का केस हो गया कि Q3 हो जाए लेकिन P नॉट इक्वल टू 2 हो। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए तो सब कुछ 0 होना चाहिए, और सब कुछ 0 कब हो सकता है? जब P बराबर 2 हो, यानी P इक्वल टू 2 पर सब कुछ 0 हो सकता है। तो यानी कि आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बन गया P इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको देखने के लिए मिलेंगे, और सीधा सीधा एग्जाम में ही होते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जस्ट वेट, पहले आप इसको नोट कर लीजिए।